हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका आपके सीटेट के तैयारी के सफ़र को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करूंगी आपके साथ आज का एक नया चैप्टर जिसका नाम है हू तू तू। अभी हमारी देखिए जो बुक चल रही है वो है 4th क्लास की। अभी हम 4th क्लास की जो बुक है उसका 10th चैप्टर यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इस चैप्टर में एक खेल के विषय में बताया गया है सबसे पहले तो, जिस खेल का नाम है कबड्डी। तो इसमें से कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। इसमें कबड्डी के खेल के विषय में बताया गया है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर हमारे सामने आती है वो है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ये पूरा पैरा आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें सबसे पहले बताया गया है कि क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा है। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। क्या है ये? वेट लिफ्टर है, यानी कि वज़न उठाती हैं। आंध्र प्रदेश की ये रहने वाली हैं। पापा इनके पुलिस में हवलदार हैं और जब ये 12 साल की थीं तभी से वज़न उठाने का अभ्यास करने लगी थीं। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक वज़न उठा लेती हैं। इन्होंने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं और 4 बहनें हैं, वो भी रोज़ वज़न उठाने का अभ्यास करती हैं। तो देखिए एक एक लाइन इनकी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में, कि ये सबसे पहले तो ये एक वेट लिफ्टर हैं, आंध्र प्रदेश में रहती हैं, 130 किलोग्राम तक वज़न उठाती हैं और 12 साल की उम्र से ही वज़न उठाने का अभ्यास करती हैं। इसके अलावा उन्होंने 29 मेडल भी जीते हैं। तो ये सारी चीज़ें कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में आपको पता होनी चाहिए, आपको याद करना है। इसके अलावा अपने नोट्स में भी इनको ऐड करना है, क्योंकि कर्णम मल्लेश्वरी से हर साल क्वेश्चन बनता है, आगे भी बन सकता है, पहले भी बना है अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है फुलवारी। यहाँ से भी प्रश्न एक दो बार बना है। इजी सा है, बनता है, आपको पता होना चाहिए क्या कि उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं और ये फूलों की घाटी कहलाती है। तो देखिए जो प्रश्न बनता है वो इस तरीके से बनता है कि फूलों की घाटी कहाँ पर है। तो आपका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तराखंड। तो कहीं झाड़ियों में लगे लाल फूल, तो कहीं पत्थरों के बीच सफ़ेद फूल, पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान और कहीं घास के बीच छोटे तारों जैसे नीले फूल। देखिए यहाँ पर अलग अलग रंगों के फूल होते हैं। कहाँ? फूलों की घाटी में। फूलों की घाटी है कहाँ पर? तो आपका जवाब होगा उत्तराखंड में। और इस घाटी में इतने सारे फूल जो होते हैं वो साल में कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए इस चैप्टर में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नीचे खाने में एक सुंदर सा डिज़ाइन बना है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, आपको इसे नोट करना है कि यहाँ दिखाए गए डिज़ाइन को मधुबनी कहते हैं। तो देखिए ये जो पूरा डिज़ाइन है इसका नाम क्या है? मधुबनी डिज़ाइन। ये जो चित्रकला है बहुत पुरानी है और इस चित्रकला का नाम मधुबनी ही क्यों पड़ा? क्योंकि बिहार में, कहाँ पर? बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है और त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर वहाँ घर की दीवारों और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। ये जो चित्र होते हैं वो पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं और ये रंग भी ख़ास तरह के होते हैं। ऐसा नहीं कि हमने मार्केट से रंग ले लिए और उनको मिला दिया, बिल्कुल नहीं, ऐसे रंग नहीं होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल और पेड़ों के रंग इनको इस्तेमाल में लाया जाता है। यानी कि नीले रंग के लिए नील को इस्तेमाल में लाया जाएगा, पीले रंग के लिए हल्दी को, इसके अलावा बाकी के जो रंग हैं उनके लिए अलग अलग रंगों के फूल इस्तेमाल में लाए जाते हैं। और ये चित्र किन के होते हैं? तो ये इंसानों के हो सकते हैं, जानवरों के, पेड़ों के, फूल, पंछी, मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। तो देखिए मधुबनी पेंटिंग के बारे में यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले कि ये कहाँ की है? तो ये बिहार की है। और इसका जो नाम है बिहार में वो मधुबनी ही क्यों पड़ा? तो आपका जवाब होगा क्योंकि मधुबनी एक ज़िला है बिहार में और उसी के नाम पर इस पेंटिंग का नाम पड़ा है। इसमें होता क्या है कि कोई त्यौहार है या कोई खुशी का मौका है तब
चित्र बनाए जाते हैं और ये चित्र बनाए कैसे जाएंगे, एक चावल का पीसे हुए जो चावल होंगे उनका एक घोल बनाया जाएगा और उसमें अलग अलग रंगों को मिलाकर ये चित्र बनाए जाएंगे। और जो चित्र होंगे वो इंसानों के हो सकते हैं, जानवरों के हो सकते हैं, पेड़ पौधों के, मछलियों के, इन सभी के चित्र हो सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो आपको इसको देख लेना है एक बार अच्छे से। देखिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा, फूलों से ही रिलेटेड है कि खाए भी जाते हैं फूल। तुमने फूलों का कहाँ कहाँ इस्तेमाल देखा है? क्या तुम जानते हो कि फूल खाए भी जाते हैं और बहुत से फूलों की सब्ज़ी बनती है? उत्तर प्रदेश में रहने वाली फ़िरोज़ा और नीलिमा को कचनार के फूलों की सब्ज़ी बहुत पसंद है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए एग्ज़ाम में, देखिए हम आपको बुक्स पढ़ने के साथ साथ आपको इस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि आपको पता लगे कि प्रश्न यहाँ से बनता है और किस तरीके से बनता है। तो देखिए आपसे पूछे कि कचनार के फूलों की सब्ज़ी कहाँ बनाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्ज़ी बनाई जाती है। इसके अलावा केरल की आगे यहाँ पर बात की गई है कि केरल की यामिनी अपनी अम्मा से केले के फूलों की सब्ज़ी बनाने की फरमाइश करती है। तो केले के फूलों की सब्ज़ी केरल में और कचनार के फूलों की सब्ज़ी उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बहुत पसंद हैं। तो ऊपर हमने देखा उत्तराखंड में फूलों की घाटी, इसके बाद हमने देखा कि फूलों से रंग बनाए जा रहे हैं, फिर उनसे पेंटिंग बनाई जा रही है, और आगे हमें यहाँ पर बताया गया है कि जो फूल होते हैं वो सिर्फ इन्हीं कामों में नहीं आते हैं, खाने के काम भी आते हैं। और किस राज्य में कौन सा फूल खाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में कचनार, इसके अलावा केरल में फूलों की सब्ज़ी, किसके फूलों की सब्ज़ी? केले के फूलों की सब्ज़ी। इसके अलावा महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। आगे बच्चों से पूछा गया है कि क्या तुम्हारे घर में भी किसी फूल की सूखी सब्ज़ी, सालन यानी कि तरीदार सब्ज़ी या चटनी बनाई जाती है? पता करो कौन से फूलों की। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बताया गया है कि बहुत से फूलों जैसे गुलदावरी और जीनिया से रंग भी बनाए जाते हैं और उन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं। दो फूलों के नाम दिए गए हैं यहाँ पर, एक तो है गुलदावरी और दूसरा है जीनिया। पहला है कौन सा? गुलदावरी, इसके बाद दूसरा है आपका जीनिया। तो इनसे क्या होता है? रंग बनाए जाएंगे और फिर उन रंगों से कपड़े रंगे जाते हैं। देखिए हमारे लिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर दादी माँ के नुस्खे। यहाँ से देखिए अभी जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, वहाँ पर एक क्वेश्चन बना था, तो देखते हैं क्या है। तुमने दादी माँ के नुस्खों के बारे में तो सुना ही होगा जिनमें फूलों का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर एक नुस्खा दिया गया है जिसमें गुलाब जल का इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए जो गुलाब जल होता है आप सभी को पता होगा, गुलाब के फूलों से बनाया जाता है। तो गुलाब जल और ग्लिसरीन, क्या? गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर लो, फिर उसमें कुछ बूंदे नींबू की डालो। यानी कि आपको सबसे पहले क्या लेना है? गुलाब जल, उसके बाद ग्लिसरीन और उसमें नींबू की कुछ बूंदें डालनी है। और इसके इस्तेमाल से क्या होगा? सर्दी में त्वचा नहीं फटती है। और ये किसका नुस्खा है? दादी माँ का नुस्खा है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा, वो है कि क्या तुमने कभी इत्र की शीशी खुलने पर उसकी खुशबू का मज़ा लिया है? तो क्या तुम जानते हो कि इत्र की एक छोटी सी शीशी भी बहुत सारे फूलों से बनती है? उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जिसका नाम है कन्नौज, वो इत्र के लिए मशहूर है। तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सा ज़िला इत्र के लिए मशहूर है, तो आपका जवाब हो जाएगा कन्नौज। और ऐसे भी पूछ सकता है कि कन्नौज ज़िला जो कि इत्र के लिए मशहूर है वो किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। इसके अलावा आपको मैप में उत्तर प्रदेश की लोकेशन भी पता होना चाहिए। इसके अलावा उसके जो पड़ोसी राज्य हैं उनकी जानकारी भी होनी चाहिए। यहाँ पर आगे लिखा है कि पास के इलाकों से ट्रकों में भरकर यहाँ पर फूल लाए जाते हैं, फिर उनसे इत्र बनाया जाता है, गुलाब जल बनाया जाता है और केवड़ा तैयार किया जाता है। और कन्नौज में इस काम में हज़ारों लोग लगे हुए हैं। तो देखिए ऊपर है दादी माँ का नुस्खा जिसमें गुलाब जल और ग्लिसरीन की बात की गई है, और वो भी किससे बनता है? गुलाब जल फूलों से बनता है, आप सभी को पता है। और आगे इत्र की बात की गई है और कन्नौज ज़िले की बात की गई है। ये सारे पॉइंट्स आपको नोट करने हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे। ये अध्यापक के लिए जो यहाँ पर पॉइंट लिखा है वो भी आपके लिए ज़रूरी है
कि बच्चों को नक्शे में उत्तर प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र ढूंढने को कहें। आपको भी पता होना चाहिए कि जो नक्शा है, जो मैप है, उसमें उत्तर प्रदेश कहाँ है, केरल कहाँ है, महाराष्ट्र कहाँ है, क्योंकि इस चैप्टर में इन सभी राज्यों की बात की गई है। और बच्चों को बताएं कि इत्र क्या होता है, फूलों का शुद्ध अर्क होता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इत्र क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो इत्र होता है वो फूलों का शुद्ध अर्क होता है, उसे हम इत्र कहते हैं। देखिए, ये जो हमारा चैप्टर है इसमें इतने ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। बाकी के हमारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो हमारा अगला चैप्टर है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है। आपके पास अब बहुत ही कम समय बचा है। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।